एपिसोड की शुरुआत में मोरेल और नोब मिलके कोल्ट को लेके आ चुके होते हैं चेयरमैन नतेरो के पास और हम देखते हैं चेयरमैन नतेरो यहाँ पे फोन पे किसी से बातें कर रहे होते हैं और वो बताते हैं कि जो काइमेरा एंड के रिसर्च टीम है उनको जल्दी भेजने के लिए बोलते हैं और साथ में बताते हैं कि जो किंग है वो अभी पैदा हो चुका है। आगे वो डॉक्टर ली और उनके सर्जन्स और जो आर्टिफिशियल ऑर्गन के एक्सपर्ट है उन सबको भी भेजने के लिए बोलते हैं। इसके बाद चेयरमैन नतेरो नोब और मोरेल से बोलते हैं कि हम 4 घंटे के अंदर यहाँ से निकल जाएंगे और उसके बाद वो अपनी चोटी काट देते हैं और बोलते हैं कि हमसे जितना हो पाएगा हम उतना करेंगे और इसके लिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत होगी कोल्ट। और उसके बाद कोल्ट अपना सर हिलाते हुए बोलता है हाँ। इसके बाद हम चेयरमैन नतेरो को देखते हैं जिसने अपनी बाल और दाढ़ी काफी अच्छे कर ली होती है और एक तरह का टी शर्ट पहना होता है और ये बोलता है कि शायद ये आखिरी बार होगा जब मैं इसको पहन रहा हूँ। इसके बाद मोरेल बोलता है क्या ये, और तब नो बोलता है कि हाँ ये इनका हार्ड टी शर्ट है और ये इसको तभी पहनते हैं जब ये किसी असली फाइट के अंदर इन्वॉल्व होने वाले होते हैं, लेकिन मैंने सोचा था ये सिर्फ एक अफवाह है। इसके बाद चेयरमैन नतेरो बोलते हैं कि कोल्ट तुम एक नैन यूजर हो और इसके बाद ये अपना इंटेंसिफाइड ऑरा उसको दिखाते हैं और पूछते हैं कि तुमने किंग को भी देखा है तो फिर मुझे बताओ कि किंग के कंपैरिजन में मेरा ऑरा तुम्हें कैसा लग रहा है। इसके बाद नो बोलता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है और मोरेल बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर के अंदर सुई चुभ रही है, लेकिन कोल्ट बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम किंग को हाथ भी लगा पाओगे, तुम हाथ लगाने से पहले ही कोई रॉयल गर्ल तुम्हें मार देगा। इसके बाद नतेरो बोलता है कि मुझे सुन के बहुत ज्यादा खुशी हुई, कम से कम इस एज के अंदर तो कोई मुझे चैलेंज करने वाला अवेलेबल है। इसके बाद चेयरमैन नतेरो पूछते हैं मोरेल से कि आज तुम्हारे स्टूडेंट का फाइट था, जो भी जीता होगा उसको तुम काइमेरा एंड की रिसर्च टीम के साथ और कोल्ट के साथ लेके आ जाना सीधा काइमेरा एंड के टीले पे। इसके बाद मोरेल पूछता है कि आप कहां जाने वाले हो चेयरमैन, कहीं आप किंग से अकेले फाइट करने के बारे में तो नहीं सोच रहे। लेकिन चेयरमैन बोलता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करने वाला, मैं अपने बस एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। इसके बाद मोरेल, नोव और कोल्ट पहुंच जाते हैं काइमेरा एंड टीला के पास और इनके साथ नकल और शूट भी होते हैं। इसके बाद मोरेल बोलता है कि मेरे 10 लाख देना भूल मत जाना नोव, और नोव बोलता है कि हाँ हाँ मुझे याद है। और तब नकल पूछता है कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, लेकिन मोरेल इसको कुछ नहीं बताता और बोलता है कि कुछ नहीं बस ऐसे ही। और इसके बाद ये सब काइमेरा एंड के टीला के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद बाइहॉर्न बताता है कोल्ट से कि जितने भी हमारे सोल्जर्स थे वो सब किसी और स्क्वाड्रन में ज्वाइन हो गए और यहाँ से चले गए। इसके बाद ये पांडा बोलता है कि लेकिन ये बंदा अपनी स्क्वाड्रन छोड़ के हमारे साथ रहना चाहता है और ये कोई और नहीं ड्यूरासेल का टेडी बियर होता है जो दारू पी रहा होता है, साला कितना पिएगा बे। इसके बाद कोल्ट बोलता है कि हमारी किस्मत अच्छी है कि हमारे बीच में ही लड़ाई नहीं हुई। इसके बाद सर्जन पूछती है क्या तुमने इसका ब्लड रोका था, और ऑक्टोपस बोलता है कि हाँ मैंने ही रोका था लेकिन मैं इससे ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। और इसके बाद ये सर्जन बोलती है कि हमसे भी उम्मीद मत रखो, मुझे भी नहीं लगता कि हम भी कुछ ज्यादा कर पाएंगे, लेकिन अभी के लिए मैं इसको आर्टिफिशियल ऑर्गन लगा देती हूँ, शायद इससे कुछ हो पाए। और तभी कोल्ट बोलता है कि तुम मेरे ऑर्गन यूज क्यों नहीं कर लेते, तुम चाहो तो मेरा सारा ब्लड यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे उससे। और ये सर्जन बोलती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि काइमेरा एंड की हर जनरेशन एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग होती है, तुम अपने आप के अंदर ही देख लो तुम सब कितने ज्यादा अलग हो, लेकिन मैं तुम्हारी फीलिंग की कदर करती हूँ, हम इसे बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, तुम बस प्रार्थना करो। लेकिन अगर इसके सारे ऑर्गन्स काम कर जाते हैं तो फिर ये किसी चमत्कार से कम नहीं होने वाला। इसके बाद हम क्वीन को देखते हैं जिसकी हालत बहुत खराब होती है और ये बहुत जल्दी मरने वाली है, और कोल्ट को देखते हैं जो बहुत ज्यादा दुखी होता है और सोचता है कि सिर्फ प्रार्थना, क्या मैं सिर्फ इतना ही कर पाऊंगा। लेकिन तभी क्वीन की आवाज आती है जो बोलती है क्या कोई मुझे सुन सकता है, और कोल्ट बोलता है कि हाँ मैं सुन सकता हूँ, आप कमांड दीजिए आपको क्या चाहिए। और उस सर्जन को कुछ फील होता है और ये पूछती क्या ये टेलीपैथी है, और ऑक्टोपस बताता है कि हाँ ये टेलीपैथी है क्योंकि हमारी जो क्वीन है हमारी तरह बातें नहीं कर सकती, वो टेलीपैथी के जरिए ही बातें कर सकती है। और इसके बाद सर्जन बोलती है कि ठीक है तो जो कुछ भी वो बोले तुम उसको ट्रांसलेट करके मुझे बताना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी क्वीन हमें कोई हिंट दे उसे बचाने के लिए। इसके बाद क्वीन बोलती है मेरा बेटा कैसा है, कहीं उसके अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं है, और कोल्ट बोलता है कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, वो एकदम हेल्दी है और अभी वो रॉयल गार्ड के साथ आपके लिए मेडिसिन लेने के लिए गया है। और ऑक्टोपस ये सारी बातें सर्जन को बता रहा होता है और ये बताता है कि सच्चाई तो ये है कि हमारा जो किंग है उसने खुद अपने ही सोल्जर्स को मार दिया और उनको खा भी लिया, और मुझे नहीं लगता कि वो वापस आने वाला है। उसके बाद मोरेल बोलता है क्या तुम्हारे किंग ने तुम्हारे ही सोल्जर्स को मार के खा लिया, और ये बोलता है कि हाँ किंग को क्वीन की कोई भी परवाह नहीं है। और उसके बाद क्वीन बोलती है क्या मेरा बेटा सेफ है, और कोल्ट बोलता है कि हाँ वो एकदम सेफ है। और उसके बाद क्वीन बोलती है कि सुन के अच्छा लगा, लेकिन उसको मेरी इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए, उसको अपने मिशन के ऊपर फोकस करना चाहिए, उसके पास इतनी ताकत है कि वो पूरी दुनिया के ऊपर राज कर सकता है, वो अपने वक्त से पहले पैदा हो गया था इसलिए मुझे घबराहट हो रही थी, लेकिन अब सही है, लगता है मैंने अपना काम कर दिया और यही तो मैं शुरुआत से चाहती थी। और उसके बाद कोल्ट बोलता है कि ये आप क्या बोल रही हैं, आपके बिना हम कैसे रह सकते हैं, आपके बिना हमें कौन रास्ता दिखाएगा।
पाएगा। इसके बाद क्वीन बोलती है कि मुझे मेरी बॉडी के बारे में पता है और मेरे पास बहुत कम वक्त है, लेकिन मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। और तभी कोल्ड बोलता है कि आप ऐसा मत बोलिए, आप ये क्या बोल रही हैं, आपको हमारे साथ जिंदा रहना होगा, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। इसके बाद कोल्ड चिल्ला के बोलता है सर्जन से कि तुम मेरी बॉडी को यूज क्यों नहीं करते, एक बार कोशिश करके तो देखो, अगर तुम कोशिश ही नहीं करोगे तो फिर तुम्हें कैसे पता लगेगा। और इसके बाद सर्जन बोलती है कि तुम्हें अपनी क्वीन की बातों को सुनना चाहिए, शायद ये उसका आखिरी इच्छा हो सकता है। इसके बाद क्वीन बोलती है कि मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, मैंने अपने बेटे के लिए एक नाम सोचा है, मैरुएम, और इसका मतलब है रोशनी जो पूरे दुनिया को रोशन करे। ये मैसेज मेरे प्यारे बेटे को दे देना। और इसके बाद क्वीन की डेथ हो जाती है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है, माँ चाहे काइमेरा एंट की हो, किसी जानवर की हो या फिर इंसान की हो, माँ तो सिर्फ माँ होती है। इसके बाद कोल्ड बहुत ज्यादा निराश हो जाता है और बोलता है कि मैं इस बार भी इसको नहीं बचा पाया, मैं कभी भी किसी को नहीं बचा पाऊंगा। इसके बाद नो बोलता है क्या ऐसा पहले भी हो चुका है, और पांडा बोलता है कि नहीं, शायद वो तब की बात कर रहा है जब ये एक इंसान हुआ करता था। इसके बाद मोरेल पूछता है क्या तुम्हारे पास इंसानी मेमोरी है, और तब ये बोलता है कि हाँ हमारे पास इंसानी मेमोरी है, कुछ के पास ज्यादा है कुछ के पास कम है, और ये इंसानी मेमोरी ही हमारी पर्सनालिटी को डिसाइड करती है। कुछ को तो अपने इंसानी नाम तक याद है और इसलिए हम इतनी आसानी से तुम्हारी भाषा बोल पाते हैं। इसके बाद हम कोल्ड को देखते हैं जो बहुत ज्यादा निराश होता है, लेकिन अचानक से उसको कुछ दिखता है और ऑक्टोपस को भी वो चीज दिख रही होती है और कोल्ड बोलता है कि यहाँ पे कुछ हिल रहा है। उसके बाद ऑक्टोपस उसको निकालने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन ये उसको रोकता है और बोलता है कि मैं करूंगा। और उसके बाद कोल्ड अपना हाथ काइमेरा एंट के जो क्वीन होती है उसके शरीर के अंदर डालता है और उसके शरीर से कुछ बाहर निकालता है। इसके बाद हम देखते हैं कोल्ड के हाथ में एक बहुत ही छोटा सा इंसानी बच्चा होता है जो अचानक से रोने लगता है। इस छोटे से बच्चे को रोता हुआ देख के कोल्ड बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो खुद भी बहुत ज्यादा रोने लगता है और बोलता है कि इस बच्चे की सुरक्षा मैं करूंगा, मैं कसम खाता हूँ इस बार मैं फेल नहीं होऊंगा। इसके बाद मोरेल अपना गदा उठाता है और सीधा कोल्ड के मुंह के सामने लाके रखता है और बोलता है कोल्ड तुम्हें मुझे वादा करना होगा कि तुम ना ही ये बच्चा कभी इंसानों को खाएंगे। अगर तुम ये प्रॉमिस नहीं कर सकते तो फिर मेरी नजरों से दूर चले जाओ, लेकिन अगर तुम वादा करते हो तो फिर ये मेरी गारंटी है कि तुम दोनों के ऊपर कोई उंगली तक नहीं रख सकता। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं तुम दोनों को बचा के रखूंगा, ये मेरा वादा है। और इतना बोलने के बाद मोरेल अपने आप को रोक नहीं पाता और वो खुद भी रोने लगता है। इसके बाद नकल थोड़ा सा हंसने लगता है और बोलता है कि मेरे मास्टर भी सॉफ्ट हैं और मैंने अपने मास्टर से ही सॉफ्ट बनना सीखा है। इसके बाद नकल भी रोने लगता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल बंदा है। और उसके बाद हम छोटे बच्चे को देखते हैं जो रो रहा होता है और उसको देख के कोल्ड भी रो रहा होता है, लेकिन ये आंसू खुशी के होते हैं। इसके बाद कोल्ड की मेमोरी के अंदर हम देखते हैं कर्ट, राइना और उसकी मम्मी को। इसके बाद हम एक ट्रक को देखते हैं जिसके अंदर स्टिक ड्राइविंग कर रहा होता है मोंटा उसके साथ बैठा होता है और पीछे होते हैं गॉन, किलुआ और स्पिन। और यहाँ पे गॉन अभी भी बहुत ज्यादा रो रहा होता है। इसके बाद गॉन पागलों की तरह बड़ी तेजी से जोरों से चिल्लाता है और बोलता है कि अब मैं रिकवर हो चुका हूँ और मुझे भरोसा है कि नकल और बाकी के हंटर्स काइट को सेव कर लेंगे, तो मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए ताकि जैसे ही काइट आ जाए तो वो निराश ना हो। इसके बाद स्पिन बोलती है कि अब तुम्हें समझ में आ गया, हो सकता है कि तुम काइट से मुझसे पहले मिले होगे, लेकिन हमने उसके साथ ज्यादा टाइम बिताया है। अगर तुम ये पहाड़ क्रॉस होने से पहले अपना रोना बंद नहीं करते तो फिर मैं तुम्हें पीटती और बताती कि काइट तुम्हें इस हालत में नहीं देखना चाहता। मुझे पता है कि काइट अभी भी जिंदा है और वो नहीं चाहता कि तुम उसके लिए पश्चाताप करो। तो तुम्हें अभी यहाँ पे क्या करना चाहिए, तुम अपने डिसीजन को ठीक कर सकते हो और उसको फॉलो कर सकते हो। अगर तुम वीक हो तो फिर तुम्हें ट्रेनिंग लेनी चाहिए। यहाँ पे काफी जगह है जहाँ पे तुम स्क्वाट और पुशअप्स मार सकते हो। और गॉन बोलता है कि तुम एकदम सही बोल रही हो। इसके बाद गॉन अपना फिजिकल एक्सरसाइज करते हुए स्पिन से पूछता है कि वो हंटर क्यों बनना चाहती है और स्पिन बोलती है कि उसको पैसे की जरूरत है, वो कर्जे में डूबी हुई है। इसके बाद स्पिन पूछती है क्या तुमने कभी स्मॉल वाइल्ड स्वान के बारे में सुना है, लेकिन गॉन बोलता है कि नहीं मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। और तब ये बताती है कि ये एक तरह का स्पेसीज है जो एक खदान के पास ही देखने को मिलता है और किसी को नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है। वहाँ का खाना कुछ स्पेशल है या फिर उसका पानी कुछ स्पेशल है या फिर उसका वेदर का कंडीशन, किसी को नहीं पता कि वो सिर्फ उसी जगह पे क्यों देखने को मिलते हैं। और इसलिए मैंने उस पूरी खदान को खरीद लिया जो कि अभी बंद है। और काइट ने उसके लिए जितने पैसे चाहिए थे उसका जुगाड़ किया और काइट पहला इंसान था जिसने हम जैसे छोटे बच्चों की बात को सुनी जिनके पास कुछ भी नहीं है। स्टेन और मैं उसी जगह पे पैदा हुए थे जब सूरज डूब रहा होता था। छोटे छोटे वाइल्ड स्वान्स हजारों की तादाद में उड़ते
उड़ते हुए दिखाई देते थे, जो कि सबसे खूबसूरत नजारा हुआ करता था हमारे लिए। ये मेमोरी स्टिन और मेरे लिए बहुत ज्यादा पुरानी है, लेकिन उतनी ही खूबसूरत है हम दोनों के लिए। जब हमें पता चला कि उस जगह को तबाह करने वाले हैं, तब हमें समझ में आया कि वो जगह हमारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काइट कहता था कि वो हमसे जलता है क्योंकि उसके पास घर नाम से कुछ भी नहीं है और उसको नहीं पता कि वो कहाँ पे पैदा हुआ था। जैसे ये मिशन खत्म होगा उसके बाद मैं तुम दोनों को लेके जाऊंगी उसी जगह पे तुम्हें वो सब दिखाने के लिए। इसके बाद हम नकल और सूट को देखते हैं, जिनको कुछ महसूस होता है और हड्डियां चटकने की आवाज चारों तरफ से आ रही होती है और तभी इनके ऊपर कोई अटैक करता है, लेकिन वो साइड से निकल जाता है, यानी कि ये दोनों उसको डॉज कर देते हैं। और तब नकल एकदम हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं काइट होता है, लेकिन काइट अपने नॉर्मल फॉर्म में नहीं होता, सबसे भयानक वाले फॉर्म के अंदर होता है। इसके बाद हम एंजियल एम्बेसी के अंदर देखते हैं, जहां पे कुछ लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से कोई इनके पास से गुजर के जाता है और बाकी सब के सब बेहोश हो जाते हैं यहाँ पे। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये क्रिएचर और कोई नहीं चीतू होता है और वो बंदे बेहोश नहीं होते, उन सबको इसने मार दिया होता है और ये बोलता है कि मैं स्पीड का किंग हूँ और ये है भी। और इसके बाद चीतू एंजियल से बाहर की तरफ दौड़ने लगता है, यानी कि शायद अब ये बाहर जाके तहलका मचाने वाला है। इसके बाद हम क्रोकोडाइल को देखते हैं, जो बोलता है कि चीतू अभी तक एंजियल को पार कर चुका होगा, लेकिन मैं अपना टाइम लूंगा और उसके बाद मैं अपना खुद का राजमहल बनवाऊंगा, जहां पे बहुत सारा खाना होगा और लड़कियां होंगी। गाय, भैंस, सुअर, भालू या फिर इंसान ही क्यों ना हो, मेरे को सब चलता है। जब तक मजा आ रहा है तब तक हम मजे लेते रहेंगे, क्योंकि मैं हूँ ग्लूटोन किंग, यानी कि ये भूख का राजा होता है। और ये यहाँ पे खाने की बात कर रहा है, तुम लड़कियां मत समझ लेना। इसके बाद हम देखते हैं जितने सारे काइमेरा एंट्स हुआ करते थे वो सब अपने आप को अब राजा समझने लगे हैं, वो अपना किंगडम बनाने के लिए इधर उधर निकल चुके हैं, जिनमें से मिलियोरॉन होता है, जजान होता है, हाग्या होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मैंथोथियोपी जो होता है वो किंग को लेके उड़ रहा होता है और ये उड़ते उड़ते पहुंच जाते हैं ईस्ट घाटों की तरफ, यानी कि अभी किंग का कहर ईस्ट घाटों में बरसने वाला है। और दोस्तों इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा या फिर मजा आया हो तो फिर इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके मुझे बताओ कि वो कौन सा काइमेरा एंट था जिसने इंसानी भाषा सबसे पहले बोला होता है, जिसके पास ह्यूमन डीएनए सबसे पहले पहुंचा होता है और कौन सबसे पहले स्क्वाड्रन लीडर बना था। और दोस्तों अगर वीडियो आपको थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लग गया हो तो फिर इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमे लवर के साथ। और दोस्तों अगर इस चैनल पर नए हो या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में जो बेल का आइकन आएगा उसको ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि सबकी घंटी बज रही है, अपनी भी बज जानी चाहिए। तो घंटी को एकदम जोरों से दबा दो, एकदम टन करके आवाज आ जानी चाहिए।